90 यहाँ बन रहा है, ये वाली साइड को क्या हो जाएगी बेस, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ क्या लगता है साइन थीटा। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 और आज हम देखेंगे टॉर्क। टॉर्क को समझने से पहले आपको पहले फोर्स पे आना होगा। फोर्स क्या होती है। लेट सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, मैंने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई की, आपको धक्का दे दिया, आप क्या करोगे, आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाओगे। तो फोर्स ने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन प्रोड्यूस करवा दिया आपके अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेट सपोज एक बॉक्स है हमारे पास, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, ये एक स्ट्रेट लाइन में आगे चला जाएगा। मींस फोर्स ने क्या किया, फोर्स एक लीनियर मोशन प्रोड्यूस करवा रही है। तो जो रोल होगा फोर्स का लीनियर मोशन में, रोल क्या है फोर्स का, लीनियरली बॉडी को मूव करवाना, वही टॉर्क का रोल होगा किसमें, एंगुलर मोशन में। किस तरह से, लेट सपोज हमारे पास एक रॉड है और वो यहां से पिन हुई है, इस पिन के अबाउट ये रोटेट कर सकती है। हमने इसके ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई की तो क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस रॉड के ऊपर टॉर्क अप्लाई हुआ है, जिसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, TAU, टॉर्क। तो टॉर्क रिप्रेजेंट किससे होगा, टॉ से। टॉर्क ने क्या किया, एक्चुअली फोर्स हमने जब अप्लाई की तो टॉर्क जनरेट हो गया, उसने क्या किया, इसको रोटेट करवाया। तो फोर्स ने क्या किया था, बॉडी को लीनियर मूव करवाया था, टॉर्क ने क्या किया, बॉडी को एंगुलर मूव करवाया है। तो जो रोल फोर्स का लीनियर मोशन में, वही रोल टॉर्क का एंगुलर मोशन में होगा। टॉर्क ने क्या किया, रॉड में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा दिया। तो टॉर्क की एक्चुअली डेफिनेशन यही होती है, टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, के फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उसे हम टॉर्क बोलेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्क की वजह से टॉर्क जनरेट ही ना हो, फोर्स अप्लाई हो रही हो, इसे भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट देखना होगा कि टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तो है, लेकिन अबाउट अ सर्टेन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट, और उस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है कि जैसे लेट सपोज आपका यही एक रॉड है, इसको यहां से ये पिन हुई है, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली वर्ड सेंटर ऑफ रोटेशन यूज होता है। इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी, ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके अंदर से एक एक्सिस पास करते हैं कि हम बोलते हैं इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे। तो ये जो एक्सिस होगी जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे लेट सपोज ये हमारे पास एक एक्सिस है, बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगी रोटेशन के, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या होगा, फोर्स की वजह से एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा एक सर्टेन एक्सिस के अबाउट, और उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपके पास, आपसे कहा जाता है कि हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन की, जो एक रॉड पर लग रही है। ये रॉड है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। अभी आपको ये पोजीशन नहीं बताया कि फोर्स लग रही कहां है, बस 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आपको कहा जाता है कि वो फोर्स क्या टॉर्क जनरेट कर सकेगी। तो आपका पहला सवाल यही होना चाहिए कि वो फोर्स लग रही कहां पे, रॉड में, क्यों। देखें आप, लेट सपोज मैं खुद से सपोज कर लेता हूं वो फोर्स यहां पे लग रही है, तो वो इसको रोटेट करवा सकती है, सही है। हमने क्या किया, फोर्स को हटाया, यहां लाके रख दिया, वो अब भी इस रॉड को रोटेट करवा सकती है फोर्स। अब हमने क्या किया, इस फोर्स को उठाया, यहां लाके रख दिया। आपके माइंड में क्या आता है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे इसे रोटेट करना मुश्किल होता जाएगा, यहां पे रोटेट करना आसान होगा, यहां से रोटेट करना मुश्किल होगा। जैसे लेट सपोज ये मार्कर है मेरा और ये ऐसे पिन हुआ भाई, यहां पे मैं इसको यहां से फोर्स लगाता हूं, इजीली रोटेट कर रहा है, गिर गया ये। और इसी तरह एक बार अब ये पिन यहाँ पे, मैं यहां से फोर्स लगाता हूं, इसको रोटेट करने में मुश्किल होगी। तो इसी तरह अब मैंने फोर्स को उठाया और यहां लाके रख दिया,
क्या आपका माइंड बोलता है कि अब ये रोटेट कर सकेगी? जैसे देखें, ऐसे ये पिन हुआ हुआ है और मैं यहीं पे फोर्स लगा रहा हूं, ये तो कभी भी रोटेट नहीं कर सकेगा। तो आपके पास क्या होता है, जब भी कभी फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, या तो फोर्स या फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मींस अगर हम फोर्स की लाइन को बढ़ा दें, तो आप देखेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। जब भी एक फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करे या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि इस रॉड पर ये वाली फोर्स हमने हटा दी, अब फोर्स हम ऐसे लगा लें, क्या आपका माइंड बोलता है कि कभी ये रोटेट कर सकेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगेन अगर इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बनाया जाए तो आप देखें ये कहां से पास हो रहा है, अगेन सेंटर ऑफ रोटेशन से, फिर से क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। तो जब भी फोर्स लाइन ऑफ एक्शन से पास होगी तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी हमारी फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से, मैंने लाइन ऑफ एक्शन बोल दिया शायद, सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करेगी तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब आपके पास यहां से मेरा ख्याल है टॉर्क आपको समझ आना शुरू हो गया है। अब टॉर्क के आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं। इसको समझने से पहले हम पहले इसकी नेचर देखते हैं। टॉर्क की जो नेचर है, मींस टॉर्क स्केलर है या वेक्टर, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला है आपके पास वो कुछ इस तरह से होता है, R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट होता है 2 वेक्टर्स का। R आपके पास है पोजीशन वेक्टर और F तो आपको पता है फोर्स ही होती है। तो जब भी हम R क्रॉस F करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा टॉर्क का। तो फॉर्मूला क्या हो गया टॉर्क के लिए, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया R क्रॉस F। आपने एक बात माइंड में रखनी है, आप R क्रॉस F को F क्रॉस R नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने देखा था कि A क्रॉस B, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर नहीं होता, कुछ इस तरह से कि A क्रॉस B कभी भी बराबर नहीं होता B क्रॉस A के। तो R क्रॉस F भी तो F क्रॉस R के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए हम इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते। अब आपने एक फॉर्मूला देखा था कि A क्रॉस B किसके बराबर होता है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड एक्चुअली बराबर होता था AB साइन थीटा के। तो अगर हम यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, टॉर्क का मैग्नीट्यूड R क्रॉस F, A क्रॉस B बराबर था AB साइन थीटा के, R क्रॉस F बराबर हो जाएगा R F साइन थीटा। तो हम यहाँ पे टॉर्क का एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क बराबर होता है RF साइन थीटा के। इसे अभी हम देखेंगे, या हम एक आपको इसमें एक चीज समझा देता हूं कि इसमें ये जो R है, ये R क्या है, इसमें ये R आपके पास एक्चुअली मोमेंट आर्म होता है। इसको अगर हम कुछ ऐसे लिख दें अभी कि F और यहां पर R साइन थीटा, इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं ना। इसमें आपके पास ये जो F है ये फोर्स है और ये R साइन थीटा, इसे हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। ये आपके पास है मोमेंट आर्म। अब आप कहेंगे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये पोजीशन वेक्टर है, अब मैं कह रहा हूं ये मोमेंट आर्म है। तो आपके पास क्या है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर में जब हम लिखेंगे टॉर्क को तो R आपके पास पोजीशन वेक्टर है। स्केलर की तरफ आएंगे तो आपका ये जो R साइन थीटा है इसे हम मोमेंट आर्म बोलेंगे। अब ये मोमेंट आर्म होता क्या है, आपको ये समझना होगा। मोमेंट आर्म एक्चुअली क्या होता है कि लेट्स सपोज अगेन आपके पूरा ये लेक्चर एक रॉड और उसके सेंटर ऑफ रोटेशन पे चलता रहेगा। ये रॉड है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं हम कुछ ऐसे, तो ये ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे भी नहीं कर रहे, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फोर्स का हमें डिस्टेंस लेना है सेंटर ऑफ रोटेशन से। किस तरह से कि हमें इस पॉइंट से सेंटर ऑफ रोटेशन से एक लाइन बनानी है जो इस फोर्स के वेक्टर पे या इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर आनी चाहिए। किस तरह से, इसकी मैं लाइन ऑफ एक्शन इंक्रीज कर देता हूं, एक्सटेंड कर दी, सही।
अब ये पूरी एक लाइन है और हमने यहां से एक लाइन बनानी है जो इस पे 90 डिग्री है। कैसे आ जाएगी? कुछ ऐसे 90 डिग्री। तो ये आपके पास मोमेंट आर्म है। कहां से कहां तक का डिस्टेंस? सेंटर ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने यहां लिखा भी है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा उसे हम मोमेंट आर्म बोलेंगे। इसे अभी हम मजीद भी देखेंगे। देन आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? अगर हम यूनिट देखना चाहें तो यूनिट आपके पास आ जाएगी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ। आर की यूनिट मीटर और फोर्स की न्यूटन। तो आपका यूनिट क्या आ गया? न्यूटन इंटू मीटर। हमें यूनिट पता लग गई टॉर्क की, न्यूटन इंटू मीटर। अब डायमेंशन निकालनी है, कोई मसला नहीं है, निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, ये न्यूटन आपके पास एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसे फंडामेंटल में लेके जाना है हमें। किस तरह से ले जा सकते हैं? अगर आपको कहा जाए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने चैप्टर 1 में अच्छे से देखा था। F इक्वल्स टू एम ए। एफ की जगह अगर एम ए लिख दें तो क्या आ जाएगा? एम ए आर। मास की जगह, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस की अगेन मीटर। सॉरी, आर आपका एक डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है ये। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। अब हमने डायमेंशंस में देखा था, डायमेंशनलिटी में, कि किलोग्राम की जगह हम कैपिटल एम लिखते हैं, मीटर की जगह हम कैपिटल एल लिखते हैं और सेकंड की जगह हम कैपिटल टी लिखते हैं। तो इन सबको हम यहां अगर रख दें तो क्या आ जाएगा? केजी की जगह यहां कर लेते हैं। केजी की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह कैपिटल एल, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को अगर ऊपर ले आए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पावर माइनस हो जाती है, माइनस टू हो गया। और यहाँ पे आप चाहे तो 1 लिख लें, नहीं भी लिखे तो भी सही होगा। एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू आपके पास क्या आ गई? टॉर्क की डायमेंशन आ गई। एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, यह आपके पास डायमेंशन है टॉर्क की। अब क्या करना चाहिए हमें? अब जो चीजें ये मेन है, आपके एमसीक्यूज का पार्ट सारा ये है, ऊपर वाला इतना नहीं था जितना अब आ रहा है, कि आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। देखते हैं क्या हो सकती है। अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर 1 नहीं 2 में ये वाला फॉर्मूला देखा था, ए क्रॉस बी। जब दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट में लाते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाता है। लेट सपोज उसे हम सी बोल दें। जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट से हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर ही होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया, एक नया वेक्टर आ गया। यहां भी तो ऐसे ही हो रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, एक नया वेक्टर आ गया। अब आप अपने आप को याद दिलाएं थोड़ा सा कि ये जो नया वेक्टर आता है, इस बात को याद रखना है। जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, सिर्फ इस केस में नहीं, किसी भी केस में, आपके पूरी बुक में ये आपने याद रखना है। जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, वेक्टर कोई से भी हो, जब नया वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे? देखें, लेट्स सपोज ये रहे आपके दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। इसी को मैं एक बार और बना रहा हूं, यहां पे एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। एक बार हम करें ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है कि हम जो एंगल बनाएंगे वो ए से बी की तरफ जाएगा, कुछ ऐसे। एक बार हम करते हैं बी क्रॉस ए, अब जो एंगल है वो बी से ए की तरफ जाएगा। यहां ए क्रॉस बी कर रहे थे, यहां पे हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें। अब हमने क्या करना है, ये जो नया वेक्टर सी आ रहा है इसकी डायरेक्शन देखनी है। ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी पे पहले आते हैं। आपने क्या करना है, अपना सीधा हाथ लेना है, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। सीधा हाथ लिया, जो पहला वेक्टर है उस वेक्टर पे अपना हाथ ले जाके रख दिया, और
दूसरे वेक्टर्स की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश की। हो रही है फिंगर्स कर्ल। हमारा थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। इसका मतलब ये जो नया वेक्टर सी आएगा इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? आउटवर्ड होगी। अब यहां पे आते हैं बी क्रॉस ए को अगर देखें, अब बी पहले लिखा है, ये रहा हमारा सीधा हाथ। अब हम बी पे ऐसे लाके नहीं रख सकते हाथ को। क्यों? ऐसे रख दिया तो अब हमारी फिंगर्स ए की तरफ तो कर्ल नहीं हो रही, ए तो नीचे है। अब कैसे लाएंगे? अब सीधा ही हाथ अब ऐसे लाना पड़ेगा। ये बी के ऊपर आ गया, नीचे की तरफ कर्ल किया फिंगर्स को ऐसे। अब डायरेक्शन कहां आ गई? इनवर्ड। यहां पे थी ऐसे आउटवर्ड, यहां पे हो गई इनवर्ड, सॉरी ऐसे इनवर्ड। सही। तो टॉर्क की भी डायरेक्शन ऐसे ही निकलेगी। टॉर्क भी तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। टॉर्क किसके बराबर है? आर क्रॉस एफ के। लेट्स सपोज अगेन वही, जैसा कि मैंने कहा इन्हीं दो चीजों में हम खेलते रहेंगे। आपकी फोर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बनाई थी डायग्राम, उसी को दोबारा बना रहा हूं। ये रही आपकी फोर्स और ये आपका वेक्टर आर। ये यूं नहीं बनाते, अभी इसको आगे देखेंगे। लेट्स सपोज ये हमारी फोर्स है और ये हमारा वेक्टर आर है। हम किस तरह से करें? आर क्रॉस एफ। एंगल कहां से आना चाहिए? आर से एफ की तरफ। हम देखते हैं किस पे लाके रखेंगे सीधा हाथ? आर पे। ये हमारा हाथ आ गया आर पे, फर्स्ट वेक्टर पे। सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, डायरेक्शन कहां आ गई? आउटवर्ड। अगर आप यहां पे देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? क्लॉक हमारी कैसे होती है? कुछ इस तरह से 1 2 3 4, ये ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे, मींस एंटी क्लॉकवाइज है ये हमारा। तो आपने क्या याद रखना है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था, देखें अपोजिट फिंगर्स का लूंगी, ऐसे जा रहा है हमारा एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होंगे। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी? आउटवर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड होगी। अब क्या करते हैं? एक इसी तरह की डायग्राम लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं। एफ और ये आर, अगेन आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ वेक्टर जाएगा हमारा। अब हमें अगेन इसके लिए टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है। कैसे देखेंगे? सीधा हाथ आर पे लाके रखना है, कुछ ऐसे आएगा ताकि हमारी जो फिंगर्स हैं वो एफ की तरफ कर्ल हो सके। ये मैंने अपना हाथ आर पे लाके रखा, फिंगर्स एफ की तरफ कर्ल हुई, डायरेक्शन कैसे आ गई? इनवर्ड। तो पहली चीज आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है। और ये कौन सा टॉर्क है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? ये इस बार आपके पास क्लॉकवाइज है। क्लॉक देखें कैसे होती है, 1 2 3 4, ये कैसे घूम रहा है? ऐसे ही तो घूम रहा है। तो इस बार आपके पास जब हमारा टॉर्क क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कहां आ रही है? इनवर्ड। लिख लेते हैं कि जब क्लॉकवाइज होगा तो हमारी डायरेक्शन कैसे आएगी? इनवर्ड। और जब भी हमारा टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो टॉर्क है वो नेगेटिव है। ये आपके पास क्या बोलेंगे कि साइन कन्वेंशन है हमारी, कि क्लॉकवाइज टॉर्क्स नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम पॉजिटिव बोल देते ताकि एक चेंज आ सके दोनों में। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रह गया, रिवर्सिंग डायरेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन रिवर्सिंग क्या है हमारी। लेट्स सपोज ये रहा हमारा एक वेक्टर फोर्स का और ये रहा हमारा आर वेक्टर। फोर्स वेक्टर आर, आर क्रॉस एफ करेंगे, आर से एफ जाना है। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? कुछ कैसे लेनी पड़ेगी? ऐसे। इस बार ऐसे हाथ रखना पड़ेगा। ये फिंगर्स एफ की तरफ कर्ल की मैंने, आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन कहां आई? आउटवर्ड। यहां लिख लेते हैं, इस केस में डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से आर की डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं। आर ऐसे आ रहा है, आर को उल्टा कर देता हूं मैं। ये वेक्टर एफ तो एज इट इज रहा, आर को मैं रिवर्स कर रहा हूं। अगेन आर क्रॉस एफ कैसे हो जाएगा? आर से एफ की तरफ। अगेन राइट हैंड रूल कैसे लगेगा? कुछ ऐसे। आर के ऊपर फिंगर ला के रखी,
और F पर कर्ल करनी है मैंने। डायरेक्शन कहाँ आई? इनवर्ट। लिख लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन आ रही है इनवर्ट। तो आप देखें जैसे ही मैंने R को रिवर्स किया, टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। पहले आउटवर्ड थी, अब इनवर्ट हो गई। अब क्या करते हैं, इसी के आगे चलते हैं। इसमें आगे चलने का बस बात यह है कि अभी हमने R को रिवर्स किया था, R नीचे था, R को ऊपर कर दिया। अब इस डायरेक्शन में R को चेंज नहीं करते, F को रिवर्स कर देते हैं। R हमारे पास नीचे की तरफ है, F को रिवर्स कर रहा हूं मैं, F को मैंने उल्टा कर दिया। अगेन R क्रॉस F, ऐसा ही होगा। राइट हैंड रूल लगाने, कैसे लगाए? कुछ ऐसे, ये हम अगर हाथ को R पे लाए और F की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर दिया। डायरेक्शन कहां आ रही है? इनवर्ट। इस केस में डायरेक्शन हमारी आ गई, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट आ गई। तो इसका मतलब हमने R को रिवर्स किया, टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। हमने फोर्स को रिवर्स किया, टॉर्क की डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो गई। अब एक केस रहता है, अगर हम दोनों को रिवर्स कर दें, फोर्स ऐसे है, अपोजिट बना देते हैं, R ऐसे है, अपोजिट बना देते हैं, R क्रॉस F, R से F की तरफ। अब देखें अब क्या होता है, R पे हाथ लाए, F की तरफ कर्ल किया, डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई। इस केस में डायरेक्शन कहां आई? आउटवर्ड। तो अब देखें टॉर्क की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो आपने तीनों कंडीशंस याद रखनी है। अगर हम सिर्फ R को रिवर्स करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हम सिर्फ F को रिवर्स करेंगे तो अभी क्या होगा, टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर हम R और F दोनों को रिवर्स कर दें तो टॉर्क की डायरेक्शन पर कोई असर नहीं होगा, टॉर्क की डायरेक्शन अनचेंज रहेगी। तो ये आपका रिवर्सिंग डायरेक्शन है जो एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आ सकता है। आपको अब टॉर्क तकरीबन समझ आ गया होगा कि कैसे क्या चीज हो रही है टॉर्क में। टॉर्क क्या है? एक्चुअली एक टर्निंग इफेक्ट है, चीजों को रोटेट करवाता है टॉर्क। अब माइंड में ये आता है कि टॉर्क का मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया, और मैंने एक ये भी चीज बताई कि टॉर्क F और इंटू R sin थीटा होता है। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूं, आपको कैसे पता मैं सही बता रहा हूं? इसी तरह आपने बुक में देख लिया, बुक में मतलब आपने कैसे यकीन कर लिया कि बुक में भी सही लिखा हुआ है। तो हम इसको आपके पास ये प्रूफ के लिए आता है कि ऐसा है भी कि टॉर्क जो है वो फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए आता है, हम प्रूफ करते हैं। आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि जो फोर्स का रोल होता है लीनियर मोशन में, वही टॉर्क का रोल होता है एंगुलर मोशन में। इसे हम ट्रेस कर देते हैं। अब हमारे पास यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। टॉर्क एक प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म का। देखते हैं कैसे। अगेन वही चीज, डायग्राम। एक आखिरी बार हम इस डायग्राम को बनाते हैं। ये रहा सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है कुछ ऐसे। यही वाली फोर्स ले लेते हैं जिस पे हमने समझा है। ये रही वो फोर्स। इस फोर्स को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। अगेन जैसे पहले किया था वैसे इस फोर्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया। इस पॉइंट पर हम एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारी आ गई वाई एक्सिस और ये हमारी आ गई एक्स एक्सिस। मैंने फोर्स के हेड से एक्स वाई एक्सिस ले ली है, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब क्या करते हैं, फोर्स को हम ब्रेक करते हैं, या उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम एक नाम दे देते हैं आर का। कोई भी एक डिस्टेंस है आर, हमें उससे मतलब नहीं है, हम इधर डी या कोई भी डिस्टेंस रख सकते हैं। आर इसलिए रखा है क्योंकि मैं यहां आर यूज करता हुआ आ रहा हूं। अगर इस फोर्स को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहें, कैसे करेंगे? दो परपेंडिकुलर रहेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। परपेंडिकुलर मतलब जो एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री हो और जो वाई एक्सिस पर भी 90 डिग्री हो। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स का।
मीन्स ये आपके पास क्या आ गया एफ एक्स, और ये आपके पास वाई एक्सिस पे जो आएगा वो क्या होगा एफ वाई। अब हम जब भी एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, और ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हम थीटा दे देते हैं। सही, यहां तक डायग्राम आसान थी, मुश्किल नहीं है। अभी मुश्किल आएगी, मुश्किल तो नहीं आएगी, समझ सकते हैं, समझ लें तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने मोमेंट आर्म देखा था। मोमेंट आर्म क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। मींस यहां से एक डिस्टेंस बनाना है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो, कुछ ऐसे हो जाएगा, वो तकरीबन परपेंडिकुलर होगा, यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सही है। अब जो एंगल थीटा यहां बन रहा है वही सेम एंगल हमारे पास यहां बनेगा। कैसे बनेगा, आप एक थ्योरम पढ़ के आए हैं कि एक लाइन को एक और लाइन कट करती है, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यहां पे भी तो देखें ऐसा ही हो रहा है, एक ये एक्स एक्सिस वाली लाइन और एक ये फोर्स की लाइन, दोनों के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर आप देखें इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ओ ए बी, एक ट्राइंगल बन गया ओ ए बी। इसमें बेस कौन सी साइड है, पहले ये देखते हैं। बेस आपके पास ये वाली साइड है, ये आपकी बेस है। क्यों ये साइड बेस है, जिसके साथ एंगल थीटा और 90 बनता है उसे हम बेस बोलते हैं। अब आपके माइंड में आएगा एंगल तो यहां भी बन रहा है, लेकिन जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके रिस्पेक्ट से देखते हैं। एंगल हमने ये वाला लिए, एंगल और 90 जिसके साथ बनेगा वो बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, साइन थीटा। तो ये क्या है आर, तो परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी आर साइन थीटा। यहां तक आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास ये जो आर साइन थीटा लिखा है ये था क्या एक्चुअली, ये आपके पास क्या है मोमेंट आर्म। हमने ये देखा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे उसे हम मोमेंट आर्म बोलेंगे। तो ये आपका एक्चुअली मोमेंट आर्म है जो आर साइन थीटा के बराबर है। जो मैंने यहाँ आर साइन थीटा की जगह मोमेंट आर्म लिखा है, अभी हम देखते हैं ये कहां से आ रहा है। अगर हम देखें इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली फोर्स से निकाल दो, या फिर उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो और दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग टॉर्क निकालें और उन दोनों को ऐड कर दें, तो वो इसी फोर्स का टॉर्क आ जाएगा। मींस हमारा जो टॉर्क होगा इस फोर्स की वजह से वो किसके बराबर हो जाएगा, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा प्लस इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा। तो हम उसे टॉ एक्स ले लेते हैं जो टॉर्क एफ एक्स की वजह से जनरेट हो रहा है, प्लस टॉ वाई जो टॉर्क एफ वाई की वजह से जनरेट हो रहा है। तो टॉ बराबर हो गया टॉ एक्स प्लस टॉ वाई के। अब ये करते हैं कि टॉ एक्स क्या है, वो टॉर्क जो एफ एक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर आप देखें एफ एक्स की वजह से क्या कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अभी भी हमने पढ़ा है कि एफ एक्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ रोटेशन से। एफ एक्स की लाइन बढ़ाएं आप, कहां आ गई, सेंटर ऑफ रोटेशन पे। तो जिस भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ रोटेशन से पास होगा उसका टॉर्क 0। तो डायरेक्टली हमने क्या लिखा, टॉ एक्स तो हो गया 0 प्लस टॉ वाई की वजह से जनरेट हो रहा है टॉर्क। कैसे, टॉर्क किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ वाई ये रहा एफ वाई, आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है ना एफ डी, ये बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं हम। तो एफ वाई आ गया, एफ वाई का डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से क्या है, ये रहा आर। ये एक्चुअली वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, आपने ऐसा नहीं समझना है कि मैं अपनी मर्जी से डिस्टेंस ले रहा हूं। एफ वाई के रिस्पेक्ट से देखें तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अपने पास से कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। तो एफ वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। तो एफ वाई मल्टीप्लाई आर कर लें। अब इसी डायग्राम में आपको एक आखिरी चीज समझनी है, थोड़ा सा वेक्टर्स को हिलाते हैं यहां से। किस तरह से हिलाते हैं,
इस एफ को मैं उठाता हूं और ऊपर लेके जा रहा हूं, ऐसे एफ को उठाया यहां ले आता हूं, ये आ गई हमारी फोर्स एफ। इस एफ वाई को उठाता हूं, यहां ले आता हूं, या पहले एफ एक्स को लेके जाते हैं। एफ एक्स यहां पे था, कुछ यहां आ जाएगा, ये आ गया एफ एक्स, और ये एफ वाई इसको उठा के मैं यहां ला रहा हूं, ऐसे उठाए यहां पे ले आए, क्योंकि हम वेक्टर्स को डायरेक्शन चेंज किए बगैर मूव कर सकते हैं। एफ वाई को उठाया और यहां ले आया, तो कैसे बन जाएगा ये हमारा आ गया एफ वाई। इस एफ को बाहर लिख देते हैं। एंगल कहां बन रहा है हमारा, यहां पे एफ और एफ एक्स के बीच में बन रहा है थीटा। अगेन वही चीज, 90 यहां बन रहा है, ये वाली साइड को क्या हो जाएगी बेस, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ क्या लगता है साइन थीटा, तो एफ वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा के। एफ वाई बराबर हो गया किसके, एफ साइन थीटा के। तो यहां हम एफ वाई की जगह एफ साइन थीटा रख देते हैं, और दूसरा ये के 0 हट जाएगा, एफ वाई की जगह एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई आर। अब इसे मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन में जगह चेंज कर सकते। ये आ गई फोर्स एफ, और आर साइन थीटा को मैंने अलग करके लिख दिया। क्या आ गया ये टॉर्क, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं आ रहा, एफ आर साइन थीटा। एफ क्या है, ये वाली फोर्स, आर साइन थीटा क्या है, इस फोर्स का मोमेंटम, ये हमने देखा है। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और मोमेंटम का। तो आप एक डेफिनेशन यहां पे ये भी बना सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये आपके पास एक चीज और आ गई। अब बस आपने एक छोटा सा एमसीक्यू देखना, बहुत आसान सा, एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है। अच्छा, टॉर्क की एक डेफिनेशन आपके पास और भी होती है जो हमने ये लिखी हुई है कि टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। किस तरह से, यहां पे देखते हैं। टॉर्क का एक फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, डेल्टा एल, एल आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, डिवाइडेड बाय टाइम, इसे भी हम टॉर्क बोलते हैं। तो आपकी एक डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। हमने 5-6 डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। एक ये पढ़ ली, दूसरी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, तीसरी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, चौथी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स, और एक और भी आप लिख सकते हैं एबिलिटी टू रोटेट अ बॉडी, ये भी आपका टॉर्क ही होता है। तो आपके पास यहां तक आ गया, बस एक छोटी सी चीज पढ़नी है, यहां पे कर लेते हैं। आपको बताना है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी। तो हम यहाँ पे पहले टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, एक आपके पास मैक्सिमम टॉर्क या टॉर्क बोल देते हैं कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, हमने ये बताना है। तो हमारे पास क्या होगा, के टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, हम क्योंकि मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देखे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा। इसमें हम जगह चेंज कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते। तो आपने याद रखना है टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, या यूं समझें टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और आपको ये बात पता हो, शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की भी 1, और 1 कब आता है, साइन 90 1 होता है हमारे पास, और कॉस 0 1 होता है हमारे पास। जब 0 डिग्री होगा तो कॉस में 1 आ जाएगा, जब 90 डिग्री होगा तो साइन में 1 आएगा। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 होगा, साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम तो टॉर्क मैक्सिमम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क एक्स इक्वल्स टू एफ आर साइन 90, और साइन 90 किसके बराबर है, हमें ये बात पता है कि साइन 90 बराबर है 1 के। तो टॉप एक्स क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर, एफ मल्टीप्लाई आर, नॉर्मल प्रोडक्ट है। इसी तरह मिनिमम वैल्यू क्या होगी टॉप की,
किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? टॉर्क की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है जब टॉर्क जनरेट ही नहीं हुआ फोर्स की वजह से। और कब जनरेट नहीं होगा? जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ रोटेशन पे से पास होगा। तो हम अगेन वही फॉर्मूला यूज करते हैं, टॉ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे आ रही थी, साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 पे आती है। ये बिल्कुल इंटरचेंज कर जाते हैं, साइन 0 हो जाता है और cos 90 0 हो जाता है। हमें cos से मसला काम नहीं है, वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। साइन 0 पर 0 हो जाएगा और जब साइन की मिनिमम वैल्यू आएगी तो टॉर्क भी मिनिमम हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि थीटा जो है अगर 0 डिग्री हो तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम होगी, टॉ मिन लिख रहे हैं हम, आर एफ साइन 0। और हमें पता है कि साइन 0 किसके बराबर है? 0 के। तो टॉ मिन क्या हो जाएगा? आर एफ मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो टॉ मिनिमम आ गया 0। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, टॉ मैक्स बराबर है एफ आर के, किस एंगल पे आएगा? टॉ मैक्सिमम 90 डिग्री पे। टॉ मिनिमम 0 है, किस एंगल पे आएगा? 0 डिग्री पर ही आएगा। तो ये आपके पास सारा कुछ था टॉर्क के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।